गुजरात के कच्छ में मुद्रा बंदरगाह पर अफ़गानिस्तान से आई हेरोइन की करीब 300 किलोग्राम की खेप पकड़ा जाना हर लिहाज से चिंताजनक है। हैरानी की बात यह है कि इसे टैल्कम पाउडर बताकर आयात किया गया था। इससे यही पता चलता है कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी कितना आसान काम है। मुद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की एक बड़ी खेप जिस तरह तालिबान के अफ़गानिस्तान पर काबिज होने के बाद बरामद की गई, उससे यही स्पष्ट होता है कि यह आतंकी समूह अपनी पुरानी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। अफ़गानिस्तान में दुनिया की करीब 85% अफ़ीम होती है और तालिबान इसी की खेती के बल पर फलता फूलता रहा है। अफ़ीम और उससे बने अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में तालिबान की मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI किस तरह करती रही है, यह किसी से छिपा नहीं। लगता है कि ISI ने तालिबान के अफ़गानिस्तान पर काबिज होने के बाद अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है। इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुद्रा बंदरगाह पर लाई गई हेरोइन की खेप के पीछे ISI का हाथ नज़र आ रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अफ़गानिस्तान से मंगाई गई हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, क्योंकि तमाम ऐसी खेप रही होंगी जो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ही न आई होंगी। वैसे भी यह जग जाहिर है कि देश के अन्य राज्यों से भी नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। शायद ही कोई सीमांत राज्य ऐसा होगा जहां से नशीले पदार्थ चोरी छिपे देश में न लाए जाते हों। ऐसे राज्यों में पंजाब प्रमुख है। पंजाब में पाकिस्तान से नशीले पदार्थों की खेप आती रहती है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब की सत्ता में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान से होने वाली नशीली पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत गए और स्थितियां जस की तस रहीं। इसी कारण नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य नेता उन पर यह आरोप लगाते रहे कि उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। देखना होगा कि अब पंजाब में हालात बदलते हैं या नहीं। वैसे समस्या केवल पंजाब की ही नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला यह काला कारोबार फल फूल रहा है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक फैला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री का मानना है कि मणिपुर और मिजोरम के रास्ते उनके राज्य में नशीले पदार्थ लाए जाते हैं। चूँकि नशीले पदार्थों का कारोबार माफिया तत्वों द्वारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों और विशेष रूप से सीमा की रक्षा करने वाली एजेंसियों को और अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता है। दिल्ली NCR में सर्दी के दिनों में गहराने वाले वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के प्रयासों में तेज़ी आना स्वागत योग्य है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर तकनीक अपनाने पर हामी भर दी है, जो निश्चित तौर पर दिल्ली NCR के लिए राहत की बात है। आयोग की ओर से साझा किए गए
इन राज्यों के विंटर एक्शन प्लान के मुख्य बिंदुओं में पराली प्रबंधन के लिए बायोडिकम्पोज़र के इस्तेमाल में इन राज्यों की सहमति का प्रमुख रूप से उल्लेख है। प्लान में एनसीआर के शहरों से संबंधित राज्यों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए टास्क फोर्स के गठन, लैंडफिल साइटों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और धूल नियंत्रण पर खास जोर देने की बात भी कही गई है। दिल्ली यूं तो वर्ष भर वायु प्रदूषण से जूझती रहती है, लेकिन सर्दी के दिनों में एनसीआर के शहरों में भी गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन जाती है। दिल्ली में साल दर साल इस तरह की स्थिति बनना कतई अस्वीकार्य है। इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार व केंद्रीय स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन यह निराशाजनक है कि अब तक इसका ठोस हल नहीं निकल पाया है। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई बायोडिकम्पोज़र तकनीकी को विभिन्न एजेंसियां पराली जलाने से रोकने के लिए बेहतर विकल्प मान रही हैं। ऐसे में अब इसके इस्तेमाल के प्रति संबंधित राज्यों में आम राय बन जाने को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तकनीकी का प्रयोग बेहतर तरीके से होगा और उसका लाभ इसी साल में नज़र आने लगेगा।